आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 7 में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में वही सॉल्व करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेजर पेपर 7 का है, पॉलिटिकल साइंस का। मेजर पेपर हो या फिर माइनर पेपर, जिनका मेजर माइनर में पॉलिटिकल साइंस है वो सारे बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मेजर माइनर का दोनों का सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का तात्पर्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का तात्पर्य ये है कि दो या अधिक राष्ट्रों के बीच संबंध, इसी को हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस विषय से अधिक संबंधित है। तो वो है आपका राजनीति विज्ञान। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति कैसी है। तो वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है शांति और सहयोग बनाए रखना। यह आपका सिलेबस में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पढ़ने के लिए। तो लेक्चर वाले क्लास भी अटेंड करिएगा आप सब, और ये ऑब्जेक्टिव वाले भी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन कब से अधिक विकसित हुआ। तो वो हुआ आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आधुनिक राज्य प्रणाली की शुरुआत किससे मानी जाती है। वो मानी जाती है वेस्टफेलिया संधि, जो कि 1648 में हुआ था। अगला सवाल आपसे पूछा गया है वेस्टफेलिया संधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वो है आपका सवर्ण नीति, हिंदी में बोलते हैं राज्य की संप्रभुता। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि वेस्टफेलियन व्यवस्था का मुख्य परिणाम क्या था। इसका मुख्य परिणाम था राजा और राज्य की शक्ति बढ़ी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि वेस्टफेलिया संधि के बाद दुनिया में क्या हुआ। तो हुआ क्या था कि राष्ट्र और राज्य प्रणाली शुरू हुई। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रणाली में संप्रभुता का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है राज्य की अपनी भूमि और नीति पर पूर्ण नियंत्रण। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आदर्शवाद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडियलिज्म का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका मुख्य लक्ष्य है अस्थायी शांति। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन था। तो इसका प्रमुख प्रवर्तक था वुडरो विल्सन। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आदर्शवाद किस युद्ध के बाद लोकप्रिय हुआ। तो वो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये कमेंट में बताइएगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल पूछा गया है कि वुडरो विल्सन का 14 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित था। तो वो संबंधित था विश्व शांति और राष्ट्र संघ की स्थापना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आदर्शवाद किस पर जोर देता है। तो वो जोर देता है कानून और नैतिकता पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है। इसका मुख्य सिद्धांत है शक्ति सर्वोपरि। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद का प्रमुख विचारक कौन है। इसका प्रमुख विचारक है हेंस मॉर्गेथाउ। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद के अनुसार राज्य का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका मुख्य लक्ष्य है शक्ति और सुरक्षा प्राप्त करना, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद का मूल भाव क्या है। तो इसका मूल भाव है
प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि यथार्थवादी सिद्धांत में अंतरराष्ट्रीय राजनीति को कैसे देखा जाता है? उसको देखा जाता है शक्ति संघर्ष के रूप में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि नव यथार्थवाद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नियो रियलिज्म, का मुख्य प्रवर्तक कौन था? तो वो थे केनेथ वोल्टज। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि नव यथार्थवाद किस पर ध्यान देता है? तो वो ध्यान देता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना पे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ये जो आपको दिया गया है ना नव यथार्थवाद, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है, सिलेबस में दिया गया है। तो लेक्चर वाला क्लास जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास के बाद हम लेक्चर का क्लास ही लेंगे जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाएंगे ये सब के बारे में। नव यथार्थवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल रियलिज्म। स्ट्रक्चर रियलिज्म इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। ये सब हम क्लास में पढ़ाएंगे, तो क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप सबका इंटरनल एग्जाम कब से कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है आपका कि नव यथार्थवाद में अनार्की शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बिना सरकार वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगला सवाल पूछा गया है कि नव यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस पर आधारित है? तो वो आधारित है शक्ति संतुलन पे। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल है कोल्ड वार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा में मतभेद। अमेरिका और सोवियत यूनियन में विचारधारा में मतभेद आया था, इसीलिए कोल्ड वार हुआ था। इसका मुख्य कारण यही है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो वो हुआ था यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र का। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि शक्ति संतुलन किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है यथार्थवाद, इंग्लिश में बोलते हैं नियो रियलिज्म। अगला सवाल है कि वेस्टफेलियन व्यवस्था का सिद्धांत किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था 1648 में। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था 1919 में, 1990 में। अगला सवाल है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए किस संस्था की स्थापना हुई? तो वो हुआ आपका लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। अगला सवाल है आपका कि राष्ट्र संघ की विफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था इसके पास शक्ति नहीं थी। यही इसका मुख्य कारण था कि इसके पास शक्ति ही नहीं था। अगला सवाल है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस संगठन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया? किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया? तो वो था आपका यूएनओ। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की अवधारणा किसने दी? सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा किसने दी? तो वो दिया था वुड्रो विल्सन ने। ये आपको याद रखना है। सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बट गया था। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया और दूसरा का कौन किया? एक का अमेरिका कर रहा था तो दूसरा का कौन कर रहा था? दूसरा का कर रहा था सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? इसका समाप्ति हुआ था 1991 में। ये आपको हमेशा याद रखना है, 1991 में हुआ था। ये एग्जाम में पूछा भी गया है।
अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि गैर संरेखन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता विदेश नीति अपनाना। अगला सवाल है आपका कि गुट निरपेक्षण आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो NAM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि NAM का फुल फॉर्म क्या होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो वो हुआ था 1961 में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो इनमें से वो कौन थे? तो वो थे नेहरू जी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र क्या है? तो वो है शक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं पावर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आदर्शवाद के अनुसार विश्व में स्थायी शांति कैसे आएगी? तो वो आएगी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून से। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि नव यथार्थवाद के अनुसार अनार्की का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कोई विश्व सरकार नहीं होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सिक्योरिटी डायलेमा की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो वो जुड़ा हुआ है नव यथार्थवाद से, ऑप्शन सी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत मानव प्रकृति को मूल रूप से स्वार्थी मानता है? तो वो है आपका यथार्थवाद, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन कौन दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का विज्ञान है? ये कथन किसका है? तो वो है आपका मर्गेथाउ का, इन्हीं का दिया हुआ ये कथन है। तो अगला सवाल है शक्ति संतुलन किस सिद्धांत का हिस्सा है? तो वो है आपका यथार्थवाद का, ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई अस्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित अस्थायी होते हैं, यह किस विचारधारा का सिद्धांत है? तो वो है आपका यथार्थवाद का। ये आपको याद रखना है, कथन और विचारधारा। अगला सवाल है आपका कि नव यथार्थवाद किन दो प्रमुख धाराओं में विभाजित है? तो वो है आपका रक्षात्मक और आक्रामक, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका कि नव यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहार किससे प्रभावित होता है? तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना से। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन का मुख्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? इसका मुख्य अर्थ है सीमाओं का खुलना और आपसी जुड़ाव बढ़ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस युद्ध के बाद तेज हुई? तो वो हो गया था आपका शीत युद्ध के बाद, कोल्ड वॉर के बाद। सही आंसर ऑप्शन सी है। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि लिबरल इंटरनेशनलिज्म किस पर जोर देता है? तो वो देता है आपका सहयोग और संस्थाओं के माध्यम से शांति। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका हुआ था आपका 1945 में। सही आंसर ऑप्शन सी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ICJ कहाँ स्थित है? तो वो है आपका हेग में, नीदरलैंड में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिरता बनाए रखना ही इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका वॉशिंगटन DC में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि WTO का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 1995 में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सॉफ्ट पावर शब्द किसने दिया था? मुद्रा शक्ति शब्द किसने दिया था? तो वो दिया था जोसेफ नाई ने।
अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार क्या है। तो इसका आधार है संप्रभुता और वैश्विक सहयोग। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। मेजर पेपर 7 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका पूरा हम आज नहीं करवा पाए हैं, आधा ही करवा पाए हैं और आधा अगले क्लास में हम करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर कुछ भी पूछना हो तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।